मिजाज और हालात वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र। और आज की ख़ास नज़र में हम जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े मुद्दों पे नज़र तो रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन कुछ बैनुल-अक़वामी ख़बरें हैं जिन्हें हम जम्मू कश्मीर पहुंचने से पहले जो ट्रेंड हो रही हैं वर्ल्ड वाइड, उन पे आप हमारी ख़ास नज़र रहेगी। तो आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर जो 5 तस्वीरें आएंगी, ये आज की 5 ट्रेंडी ख़बरें हैं। पहली अगर देखें तो लेफ्ट साइड कॉर्नर पर इमरान खान, पाकिस्तान के लिबर्टी से इमरान खान का मार्च शुरू हुआ है। सुबह ये मार्च निकला है और इस मार्च के बाद इसको इस्लामाबाद जाना है। पाकिस्तान में रिजीम चेंज का जो नारा लगा था, उसके बाद इमरान खान और सरकार के दरमियान जो हालात देखे गए, उसने दुनिया को अजंबे में डाल दिया। और कल के जो वाक़ात थे जो पाकिस्तान में कल पहली बार या दुनिया की किसी तारीख में पहली बार देखने को मिले, जब पाकिस्तान की अफवाज या किसी मुल्क की अफवाज जो है वो सियासत में पूरी तरह आमने सामने हुई। और कल पाकिस्तान के DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बैनुल-अक़वामी सतह पर ट्रेंड हो रही है, और उसमें बताया जाता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 अपोजिशन पार्टियों के दरमियान जब घमासान है तो फौज एक पार्टी के हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और एक तरह से प्रोपगंडा भी करती है। ये पाकिस्तान की सूरत-हाल, और उसी सूरत-हाल में क्या इमरान खान पाकिस्तान में इस रजीम चेंज का जो फार्मूला हुआ है उसके बाद सियासी पड़ाव से निकल पड़ेंगे या फिर वो चित हो जाएंगे? क्योंकि अरशद शरीफ जाने माने पाकिस्तान के सहाफ़ी, और उनके मर्डर के बाद पाकिस्तान की सियासत और हालात ने एक अलग ही रुख लिया हुआ है। और दूसरी तस्वीर बिल्कुल राइट कॉर्नर पे फारूक अब्दुल्ला का बयान, और फारूक अब्दुल्ला का बयान ठीक उस वक्त आया है जब रिजिजू ने बयान दिया है। और मुल्क की जानी मानी सियासी शख्सियत किरण रिजिजू का बयान, और इस बयान में अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि बड़े खामोश तबीयत के रिजिजू मालिक थे, लेकिन ये जो बयान उन्होंने नेहरू पे दिया है, उसके बाद जो मामलात हिंदुस्तान की सियासत में शुरू हुए उस पर फारूक अब्दुल्ला भी बोले हैं। और श्रीनगर में आज एक तकरीब के हाशिए पर मीडिया से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने बताया कि हम जुबान खोलें तो बहुत दूर तक बात चली जाएगी। और यहाँ पे उन्होंने नेहरू का बचाव करने के साथ साथ मुल्क की सियासी जमातों को मशवरा दिया कि जिस तरह की सियासत हो रही है, जिस तरह को कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक की सियासत में जो बकौल फारूक अब्दुल्ला के जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है, उससे सिर्फ दर्द होता है, कोई राहत की सांस दिखाई नहीं देती है। और एस जयशंकर वज़ीर ख़ारजा हिंदुस्तान के, और उनका बयान 26/11 पर, 9/11 अमेरिका की तारीख, 26/11 हिंदुस्तान की तारीख। और उसी तारीख पर एस जयशंकर ने आज बयान देते हुए बताया कि अभी भी हिंदुस्तान में की सरकार को, हिंदुस्तान के अवाम को 9/11 के उन लोगों का इंतज़ार है जो अभी इंसाफ के कटघरे तक नहीं पहुँचे। पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए एस जयशंकर ने बताया कि हिंदुस्तान चाहता है बैनुल-अक़वामी सतह पर, और UNESCO में भी उसके सबूत दिए गए हैं कि वो जो 26/11 के मामले में मुलव्वस थे उन्हें अदालत में कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। एस जयशंकर का बयान और जम्मू कश्मीर के हवाले से भी उनका बयान। लेकिन आपको बताएं, जम्मू कश्मीर के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का बयान तो आया ही आया। मुल्क में दहशतगर्दी की उन्होंने बात की तो की, लेकिन साथ साथ में एक नेशन, एक पुलिस, एक यूनिफॉर्म का भी उन्होंने आज मंत्र पढ़ते हुए बताया। और चिंतन शिविर में आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की हालात और सालमियत के हवाले से बताया कि मुल्क में अब हालात का कदरे कंट्रोल में हो रहे हैं, कानून पे लोगों का एतमाद हो रहा है, और नक्सलवाद तो ख़त्म किया जा चुका है। मिलिटेंसी या टेररिज्म बकौल मोदी जी के, उसके खिलाफ हमने कमर कसी हुई है और उसको किसी भी हाल में पनपने नहीं दिया जाएगा। और ज़रा कश्मीर का रुख करते हैं जहां सरकार का चौथा पड़ाव है, और ये है बैक टू विलेज का पड़ाव। बैक टू विलेज के 3 फेजेस पहले चल पड़े हैं, और इन 3 फेज़ों में जम्मू कश्मीर की सरकार कुछ कामयाब, कुछ नाकाम, कुछ बराबरी का हिसाब किताब देते हुए बता रही है कि चौथा फेज़ फाइनल स्टेज है, और इस स्टेज में तकदीर बदलेगी। बैक टू विलेज सरकार का वो प्रोग्राम है जिसमें सरकार को गांव देहात तक पहुंचने का मौका दिया जाता है, और इस मौके में आवाम और सरकार के दरमियान जो कमियां हैं, जो दूरियां हैं, जो एतमाद की कमी है, उसको दूर करने की कोशिश की जाती है। पहले पड़ाव के बारे में सरकार बताती है कि हमने शुरू किया, हमने इससे कुछ सीखा। दूसरे पड़ाव में मशवरे लिए, तीसरे पड़ाव में कुछ हुआ, और चौथा पड़ाव फाइनल पड़ाव है। और चौथे पड़ाव के आज दूसरे दिन कश्मीर वैली से लेकर जम्मू तक हर जगह आज सरकार पहुंची हुई थी गांव देहात में, और सरकार का छोटा या बड़ा गांव देहात में पहुंचते हुए ज़मीनी सतह के हक़ाइक़ और हालात को समझने की कोशिश भी करा था। और यहाँ मजलिस भी लगी हुई थी, और मजलिस के साथ साथ मकाला भी होता था, आमना सामना भी होता था। और इस आमने सामने के
के दौरान सरकार के तय कई कुछ लोग नाराजगी भी जता रहे थे और ये नाराजगी जताते हुए सीधा मुंह पे बताया जा रहा था कि यहाँ ये वादा हुआ था, यहाँ ये करना था और यहाँ हुआ नहीं। और सरकार के ओहदेदार भी आज एक बार फिर कलम कागज लिए हुए सब कुछ नोट करते हुए बता रहे थे कि बात आपकी है, सरकार तक पहुंचाई जाएगी और ज़रूरी हुआ तो इसको या तो मौके पर ही हल किया जाएगा या। लेकिन अब नाज़रीन आपको बताएं, बड़ा बैक टू विलेज प्रोग्राम, लेकिन हमने जैसे पहले बताया कि हम आज के इस प्रोग्राम में बड़े मुद्दे पे बात करेंगे और बड़ा मुद्दा है हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे और ये खास मेहमान हमारे साथ जम्मू से जुड़ रहे हैं। भूपिंदर कुमार, IAS सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, इस वक्त हमारे साथ बड़ा रास्त जम्मू से जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर हमारे इस लाइव शो में ज्वाइन करने के लिए। नमस्कार जी। नमस्कार सर। मैं आप हमारे इस प्रोग्राम में जोड़े हैं, कुछ समय थोड़ा लेट ही सही लेकिन ठीक है, चलेगा। एक जो आज के इस मुद्दे का हमारे प्रोग्राम का मुद्दा और मकसद है, हम जम्मू कश्मीर में सरकार विकास की उपलब्धियां बता रही है, उन्हीं उपलब्धियों को हम कहीं आगे बढ़ते हुए लेके चले, लेकिन जहां जहां कुछ खामियां रही हैं हम उनको आपकी नोट्स में लाएं ताकि उनको ठीक किया जा सके। तो आज मैं आपसे सबसे पहले ये एक चीज़ हमें माननी पड़ेगी कि जब कोविड हुआ तो जम्मू कश्मीर में सरकार ने जिस तरह कोविड मैनेजमेंट की वो शायद दुनिया के किसी कोने में नहीं हुई और उसका क्रेडिट आपके हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को जाता है। जम्मू कश्मीर में कोई भी डेथ कोविड के दौरान ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई। ऑक्सीजन से लेके मेडिकल सर्विसेज कुछ डॉक्टर्स की जानें भी गई, हमें मानना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह आपके लोगों ने काम किया काबिल तारीफ है, आपकी इंतजामिया ने आपने काम किया वो क्रेडिबल है। उसके बाद दूसरा चरण, दूसरा फेज था और वो फेज था यात्रा का, और जिस खुश असलूबी से यात्रा को आप लोगों ने, आपके डिपार्टमेंट ने, आपके डॉक्टर्स ने, आपके पैरामेडिक्स ने, आपकी टीम ने जिस तरीके से अंजाम दिया वो भी काबिल तारीफ है और उसके लिए कहीं पे कोई शब्द कहा नहीं जा सकता है नेगेटिव में। लेकिन उसके बाद कई और मामला थे और उन्हीं मामला में हम आपसे जानना चाहेंगे सर, इस बैक टू विलेज के दौरान आपके अधिकारी, आपके लोग ग्राउंड पे पहुंचते हैं, अक्सर जगहों से शिकायतें आती हैं कि सरकार का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में सरकार ने बताया था कि हम अपग्रेड करेंगे पिछले फेज में, सेकंड फेज में, थर्ड फेज में। आमतौर पे ये शिकायतें, ये कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर प्लेसेस को हम इस वक्त आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, क्या वो शिकायतें आपके पास पहुंची थी? क्या उन पे कोई मंथन हुआ? उनको कहीं पे आपने उन शिकायतों को रिड्रेसल किया है आपके डिपार्टमेंट ने? देखिए जी, बैक टू विलेज 4 जो इस सीरीज में 4th टाइम होने जा रहा है और इस बार भी हमारे लगभग 25,000 के करीब ऑफिसर्स हैं जो हर पंचायत में जाएंगे और वहां पे लोगों के साथ मिलेंगे, ग्राम सभाएं होंगी और एक फ्री माहौल में लोग अपनी बात रखेंगे और जो सरकार की मुख्तलिफ स्कीम्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है और हर स्कीम के तहत क्या क्या हमारे डिलीवरेबल्स हैं, वो क्या ग्राउंड की सतह पे किस तरीके से उतर पा रहे हैं, इन सब पे फोकस रहेगा। और फोकस इस बार के जो बैक टू विलेज में यूथ पे रहेगा, स्किल डेवलपमेंट पे रहेगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे रहेगा। हेल्थ की बात करी, हेल्थ में आयुष्मान भारत स्कीम जो है उसके तहत गोल्डन कार्ड्स हैं उस पर फोकस रहेगा। सिमिलरली जल जीवन मिशन में जो पंचायत समिति, पानी की समिति हर पंचायत में कॉन्स्टिट्यूट हुई हैं, उन पे फोकस रहेगा। इसी तरीके से फॉरेस्ट की जो स्कीम्स हैं इन पे फोकस रहेगा। एजुकेशन में हमारे क्लस्टर स्कूल्स हैं वो किस तरीके से ग्राउंड सतह पे चल रहे हैं, उन पे फोकस होगा। अभी तक जो हमारे 3 सीरीज हुए हैं बैक टू विलेज में और 4th जो सीरीज इसमें आई है, इसमें क्या डिफरेंस है मैं मुख्तसर यही बताऊंगा कि इस बार का जो फोकस है वो डिलीवरेबल्स पे है। सरकार की मुख्तलिफ स्कीम्स हैं जिसमें हमारे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे मिलकर हमारे प्लानिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है, प्लान्स बनाए जाते हैं और फिर वो प्लान्स ग्राउंड पे जमीनी सतह पे उनको उतारा जाता है। तो उसमें क्या कमी रह गई है उस पर भी डिस्कशन होगी, लोगों से जाना जाएगा कि कहां मुश्किलातें आती हैं। सिमिलरली फोकस जो मैंने कहा है कि वो रहेगा कि हमारे आयुष्मान भारत स्कीम है, पिछले 4 साल से ये स्कीम चल रही है, उसमें हमारी कोशिश है कि हर फैमिली में हर जो शख्स है उसके पास एक गोल्डन कार्ड रहे। वो कार्ड लोगों तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, क्यों कमी आ रही है। सिमिलरली सरकार की बहुत सारी सर्विसेज हैं जिनको ऑनलाइन किया गया है, लगभग 75 ऐसी सर्विसेज हैं जो पब्लिक के लिए ऑनलाइन की गई हैं। पब्लिक में किस लेवल की अवेयरनेस है उनके स्कीम्स को लेके, क्योंकि ये सर्विसेज को ऑनलाइन करने का पर्पज एक यही है कि
ट्रांसपेरेंसी आए, गुड गवर्नेंस के जो इथोस हैं उनको जमीनी सतह पे उतारा जाए। तो ये अलग अलग चीजों पे डिस्कशंस होंगी लोगों के बीच में। सारे ऑफिसर्स लगभग एक रात और 2 दिन स्पेंड करेंगे और लोगों से पूछा जाएगा कि हर स्कीम को लेकर उनकी इंप्लीमेंटेशन क्या हो रही है। जहां तक रहा आपने जो कहा है कि डिमांड्स को लेकर, आई एम श्योर कि जहां पे भी ऑफिसर्स जाएंगे बहुत सारी डिमांड्स लोगों की एडिशनल होंगी, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि डिमांड हर एक जो इशू है उसको नॉर्म्स के तहत ही हम लोग देखेंगे और ऑफिसर्स भी कि क्या फिजिबल है, क्या नॉर्म्स अलाउ करते हैं, उसके हिसाब से वो रिपोर्ट भी बनेगी। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि देखिए एक चीज होती है कि एक ग्रीवांस है, ग्रीवांस को भी देखना है और डिमांड को भी देखना है। मान लीजिए किसी ने सोशल वेलफेयर की एक स्कीम के तहत किसी को पेंशन मिलती है ओल्ड एज, हमारी यहाँ पे कोशिश है, डिपार्टमेंट भी कोशिश कर रहा है कि हर कोई एलिजिबल जो इंसान है उसको वो स्कीम का बेनिफिट मिले, लेकिन हम ग्राउंड पे एक्चुअली देखेंगे कोई छूट तो नहीं गया है। तो कोशिश होगी कि उन लोगों को जल्द ही एनरोल करके उनको भी स्कीम का बेनिफिट दिलाया जाए। भूपेंद्र जी, तो इसी तरीके से भूपेंद्र जी, मैं आपके सेल्फ एम्प्लॉय बिल्कुल आपके मुद्दे पे आऊंगा, लेकिन हमारे लोग जो हैं, हम लोग जो ग्राउंड में रहते हैं, हम लोग प्रायोरिटाइज करते हैं। हमने लोगों से बात की कि क्या क्या प्रायोरिटाइज रहे पिछली बोर्ड जो बैक टू विलेज प्रोग्राम्स हैं। अक्सर हमें प्रायोरिटाइज में नंबर 1 आया कि आपके डिपार्टमेंट में, मैं हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन की बात कर रहा हूं क्योंकि आप उसको ज़्यादातर उसी को हैंडल करते हैं, उसके हेड आए। स्टाफ की शॉर्टेज है, मैन पावर की शॉर्टेज की वजह से सही तौर पे पेशेंट केयर नहीं हो पाता है। ये लोगों ने बताया कि हमने पिछले जो बैक टू विलेज प्रोग्राम थे उनमें बताया, लेकिन वो रिड्रेस नहीं हुआ है। क्या वो इस बैक टू विलेज प्रोग्राम के दौरान वो मामला जो दोबारा अगर उठाए गए तो एश्योरेंस क्या रहेगी इस प्रोग्राम के दौरान? देखिए, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ एक कांस्टेंट फिनोमिना रहता है कि इसमें हमेशा कभी भी हम किसी जगह जाएंगे हमें ये नहीं लगेगा कि स्टाफ हर किस्म का वहां पे है। और ये भी चीज है कि गांव में अगर हम जाते हैं तो हर कोई चाहता है कि हमारे गांव में बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज होनी चाहिए, ये एक एस्पिरेशन रहती है। लेकिन अभी मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में 4200 के करीब हेल्थ फैसिलिटीज हैं, कॉन्स्टिट्यूटेड हैं जो, और इसमें नॉर्म्स हैं कि अगर सब सेंटर का कॉन्स्टिट्यूशन होना है तो वो कितनी आबादी पे होगा, अगर पीएचसी बननी है तो कितनी आबादी पे होगा, और पीएचसी होगा तो उसमें किस किस्म का स्टाफ होगा, सब सेंटर होगा तो क्या किस्म का स्टाफ होगा। मैं सिर्फ सब सेंटर्स की ही बात करता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सपोर्ट से आयुष्मान भारत स्कीम के तहत एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, और हमारे यहाँ पे भी 2700 के करीब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं जो बन रहे हैं, और सब सेंटर्स को अपग्रेड करके बन रहे हैं। पिछले 2 सालों से हमारे यहाँ पे लगभग 2500 के करीब जो हमारे आयुर्वेदिक यूनानी ग्रेजुएट्स हैं उनको सब सेंटर्स पर रखा गया है, जिनकी बदौलत आज हमारे वो सब सेंटर्स वाइब्रेंट हुए हैं। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की स्क्रीनिंग पहले लिमिटेड होती थी, वो आज प्रोएक्टिवली कम्युनिटी में जाके काम कर रहे हैं। और आप इस चीज से जरूर अग्री करेंगे कि जब कोविड की महामारी थी तो किस तरीके से हमारे यही सब सेंटर्स एक इंपॉर्टेंट पिवट बने थे, जिसके तहत लोगों तक रीच आउट किया था, ना कि सर्वेलेंस के लिए, टेस्टिंग के लिए, और उसके बाद वैक्सीनेशन के लिए भी। और ये एक इंपॉर्टेंट हमारी कड़ी बनी है जो प्राइमरी हेल्थ केयर को एक्सपेंड करने के लिए। सिमिलरली अगर आप पिछले 2-3 सालों से देखेंगे कि हमारे जो नए मेडिकल कॉलेजेस बने हैं 5, जिसमें 3 जम्मू में हैं, 2 कश्मीर में हैं, उनमें भी स्टाफ की भर्ती हुई है। उनकी पर डे जो ओपीडी है अगर आप उसको भी देखेंगे उसमें भी भारी इंक्रीज आया है, और जिसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो हमारे पुराने मेडिकल कॉलेजेस थे आप देखेंगे उनमें रेफरल्स पे भी कमी आई है। तो ये भी एक इंप्रूवमेंट है, और सरकार ने इसमें लगातार जो खाली वैकेंसी पोजीशंस हैं उनको भरने की कोशिश की है। अभी पिछले दिनों भी आपने देखा होगा 250 के करीब मेडिकल ऑफिसर्स हैं जिनको हमने पोस्ट किया है, और मैं आपको ये क्लियरली बताना चाहूंगा कि उनकी पोस्टिंग्स में भी हमने कोशिश करी है कि जो हमारे फार-फ्लंग एरियाज हैं, रिमोट एरियाज हैं, उन्हीं में हम तरजीह देके इन डॉक्टर्स को पहुंचाएं, ताकि मैं लोगों को जो बुनियादी भूपेंद्र जी कुछ क्रेडिट आपको जाता है कोविड का क्रेडिट, एंड हैट्स ऑफ टू यू
जिस तरह आपने वो काम किया, आपके पैरामेडिक्स ने, आपके डॉक्टर्स ने काम किया, यात्रा का जिस तरह मैंने पहले बताया काम जिस तरह से किया, मार्वलस है, और उसके लिए भी सैल्यूट आपके उन डॉक्टर्स को जिन्होंने उस क्लाइमेट में काम किया। लेकिन ये एक और भी उपलब्धि जो आपकी मैं देख के आया हूं, दैट इज डीएनबी। जम्मू कश्मीर में मेरे जैसे कुपवाड़ा के रूरल एरिया जैसे हॉस्पिटल में भी डीएनबी के लगभग मेरे पास जो आदाद शुमार हैं 40 के करीब डॉक्टर्स हैं जिनकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज वहां पे करेंगे उस दूर दराज के इलाके में। लेकिन पिछले दिनों आपने एक कोर्स स्टार्ट किया था जिसको आपने पूलिंग नाम रखा था। वो पूलिंग ये था कि जहां पे डॉक्टर्स की शॉर्टेज है वो आपस में, लेकिन उसके फौरन कुछ दिनों चला और बड़ा कामयाब रहा। मैंने उस पर अच्छी स्टोरी की, बड़ा लोगों ने फीडबैक दिया। लेकिन आज मैं सुन रहा हूं कि वो पूलिंग वाला सिस्टम आपने खत्म हो गया है बिकॉज ऑफ आपने डिटैचमेंट कर दिया है। क्या वो पूलिंग उन डॉक्टर्स की डिटैचमेंट जरूरी थी जो उस पूलिंग में आते थे? डिटैचमेंट तो इन ओवरऑल ठीक थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें करनी पड़ती हैं। क्या वो दोबारा हो सकती है पूलिंग, ताकि ऑर्थोपेडिक, चिल्ड्रन वगैरह हर देहात में, हर गाँव में पहुंच सके पूलिंग के जरिए? कि मैं आपकी बात से कुछ हद तक सहमत हूं जब आपने कहा है कि कुछ अटैचमेंट्स कुछ तो जरूरी भी हो सकती हैं कि हमारे पास कोई टेक्निकल मैन पावर मान लीजिए एक फैसिलिटी में है, लेकिन उसको बेहतर यूटिलाइज करने के लिए इंटरनली एडजस्ट करते हैं हमारे बीएमओज और सीएमओ, और ये स्टिल ओपन टू दैट। लेकिन अंधाधुंध अटैचमेंट्स अगर इसके बेस पे करेंगे, उसके अगेंस्ट हैं हम, वो हम कभी अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि उससे हेल्थ केयर हमारी जनरली अफेक्ट होती है। लेकिन इसके साथ साथ मैं बताता हूं कि पेरिफेरी में, क्योंकि आपने सवाल जो किया वो पेरिफेरी से रिलेटेड है, और पेरिफेरी में किस तरीके से हम मजबूत कर रहे हैं जी। मैं आपको दो चीजें इसमें क्लियरली बताना चाहूंगा। एक डीएनबी है, आपके माध्यम से जो व्यूअर्स हैं मैं उनको बताना चाहूंगा कि डीएनबी भी पीजी का एक इक्विवेलेंट कोर्स होता है, जिस तरीके से एमडीएमएस है। और जम्मू कश्मीर में ये प्रक्रिया लगभग 3 साल पहले शुरू हुई थी, और आज जैसे हम बात कर रहे हैं लगभग 250 के करीब हमारी सीट्स हैं जो डीएनबी के तहत मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में आई हैं। और मुझे ये बताने में बड़ी खुशी होती है कि जम्मू कश्मीर की 2 सब डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स हैं, एक हमारा कुपवाड़ा का और एक सोपोर का हॉस्पिटल, जो वाहिद मुझे लगता है पूरे कंट्री में शायद पहली ऐसी मिसाल होंगी जहां पे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे ये सीटें हमें मिली हैं, और हमारे पास स्टूडेंट्स आना स्टार्ट हो गए हैं जो वहां पे अपनी एकेडमिक्स भी हासिल कर रहे हैं और साथ ही साथ पब्लिक सर्विस भी कर रहे हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे हमारे बाकी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में अब बच्चे आना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि अभी जो काउंसलिंग का प्रक्रिया एक राउंड हो गया है, सेकेंड राउंड होगा काउंसलिंग का, फिर थर्ड राउंड होगा, तो उसके बाद विल सी कि मोर एंड मोर स्टूडेंट्स विल ज्वाइन। लेकिन इससे एक मैसिव इंप्रूवमेंट आई है हमारे पेरिफेरी में। सेकेंडली एक और कंसेप्ट था कि डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम, जो हमारे स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं मेडिकल कॉलेजेस से, उन लोगों को डिस्ट्रिक्ट्स में 3 महीने के लिए भेजा जाता है ड्यूरिंग देयर पीजी कोर्स, ताकि वो अपनी सर्विसेज वहां पे दे पाएं। इस इंटरवेंशन से भी हमारे जम्मू मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के पीजी स्टूडेंट्स को हम दूर दराज की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चाहे वो किश्तवाड़ है, चाहे रामबन है, चाहे शोपियां है, जो रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पे हम बच्चों को भेज रहे हैं, जिससे हमारे डॉक्टर्स की भी अवेलेबिलिटी में इंप्रूवमेंट आई है। और दूसरा स्पेशलिस्ट की इंप्रूवमेंट, अगर आप देखेंगे ये कोई 3rd ईयर स्टूडेंट है जो पीडियाट्रिक्स में अपनी पीजी हासिल कर रहा है, वो भी अपनी सर्विसेज आज 3 महीने के लिए किश्तवाड़ में एंटर कर रहा है। बाकी आपने जो कहा कि पूलिंग का जो कंसेप्ट है, आई ऑल्सो अग्री कि जहां पे नीड बेसिस पे हमें जरूरत लगेगी। आप भूपेंद्र जी कुछ समय आपका जो है वो हम पहले ही ले चुके हैं, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट इशू है, आपने जब बीएमओज की बात की, दूसरे लोगों की बात की, अक्सर हर जगह पे आपके सभी बीएमओज इंचार्ज हैं, क्या कोई वो हर वक्त रहते सोचते रहते हैं कि हाँ भाई जब भी बात करो कहते हैं मैं इंचार्ज हूँ यार, क्या पता कब कहाँ उठाएं? तो ये प्रॉपर सिस्टम होगा कि बाज़ाब्ता तौर पर वो परमानेंट होगा बीएमओ या दूसरे अफसरान? देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर होनी चाहिए, और मैं इसमें फर्मली बिलीव करता हूं, गवर्नमेंट की भी कोशिश यही है कि स्टेबल टेन्योर मिलना चाहिए ऑफिसर को, ताकि वो डिलीवर भी कर पाए। दूसरा, जहां तक उनको कंफर्मेशन की बात आप कह रहे हैं, उसमें भी हमारी कार्रवाई चल रही है। और पिछले 2 महीने में हमने अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स जो हेल्थ से जुड़े हुए हैं उनकी हमने डीपीसीज कराई हैं। बहुत सारे लोगों के जो प्रमोशन के केसेस बड़ी देर से पेंडिंग थे वो भी हमने करे हैं, और हमारी कोशिश लगातार रहेगी कि हमारी जो रेगुलर प्रमोशंस हों, ताकि हम एलिजिबल लोगों को उनकी सुटेबल पोस्ट।
भूपेंद्र जी, किसी भी हॉस्पिटल में जाएं तो अक्सर पेशेंट्स की शिकायत रहती है, ये जनरल है, कि दवाई नहीं है। क्या सरकार के पास दवाई है तो पब्लिक को नहीं मिलती है? और दूसरा, जो आयुष्मान कार्ड है, जहां पे इस्तेमाल करिएगा कम से कम 4-5 हज़ार की दवाई, चाहे वो सर्जरी हो, बाकी वो बाहर से मंगवाते ही मंगवाते हैं। तो क्या वो आयुष्मान कार्ड में ज़रूरी है कि वो बाहर से दवाई मंगवाई जाए? और अस्पतालों में दवाई है, इवन बहुत से अस्पतालों में पैरासिटामोल तक अक्सर लोग शिकायत करते नहीं मिलती है। देखिए, एक पहला सवाल है दवाई की अवेलेबिलिटी को लेकर। इसमें मैं बताऊंगा कि आपको कि एक तो जो हमारी अपनी सप्लाईज हैं उसको इंप्रूव करने के लिए हमारी लगातार कोशिश है, और दूसरा कि जो गैप्स हमारी सप्लाईज में रह जाते हैं उनको पूरा करने के लिए जन औषधि केंद्र और अमृत स्टोर्स, ये हमारे सारे सरकारी बड़े बड़े जो हॉस्पिटल, इवन पीएचसी लेवल तक भी हम गए हैं, उससे भी दवाई की अवेलेबिलिटी में इंप्रूवमेंट आई है। और इसके लिए हमारे पास डेटा है बैक करने के लिए उनकी सेल्स किस तरीके से इंप्रूव हुई हैं, और कभी अगर कहीं पे है, वी आर कमिटेड टू इंप्रूव ऑन द शॉर्टकमिंग्स अगर कहीं पे रह भी गई हैं। दूसरा, आपने कहा है आयुष्मान भारत स्कीम के तहत अगर किसी की पॉकेट खर्चा करना पड़ रहा है, तो उसमें मैं आपको ये क्लियर करना चाहूंगा कि अगर ऐसा केस हमारे पास कोई भी रिपोर्ट आता है तो वी हैव टेकन एक्शन अगेंस्ट सच हॉस्पिटल्स, चाहे वो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। और आपके जरिए मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कहीं पे भी आपको ऐसी कंप्लेंट आती है तो प्लीज फील फ्री, हमारे जो 104 कॉल सेंटर है, आप उस पर हमारी कंप्लेंट अपनी दर्ज करिए, या आप मेल के जरिए हमें अपनी कंप्लेंट दर्ज करिए। और हम चाहेंगे कि इसमें कम से कम शिकायतें आए, और जो भी शिकायत आए उसमें हम जो कार्रवाई उसमें जरूरी है वो हम जरूर करेंगे। आयुष्मान भारत 2 महीने पहले तक तो अक्सर लोग कहते थे सुना नहीं जाता है, 2 महीने बाद का मुझे पता नहीं है, 2 महीने पहले तक हमने भी कोशिश की थी, कुछ सुनवाई वहाँ पे नहीं होती थी। क्या वो अब हम उम्मीद करें कि बदल जाएगा? वहाँ पे जो निज़ाम है, वहाँ पे जिस तरह से बिहेव था लोगों के साथ, गरीब के साथ, जो मोदी जी का कार्ड लेके आते थे, अक्सर लोगों की शिकायत रहती थी कि आयुष्मान भारत वो नहीं करता है जो उसको डिलीवर करना चाहिए। 2 महीने पहले की, उसके बाद मुझे मालूम नहीं है। देखिए, स्कीम को आए हुए 4 साल हुए हैं, और मैं आपको आज की डेट में बताता हूं कि पर डे लगभग 1100 से 1200 के करीब लोग हैं जो इस स्कीम का फायदा ले रहे हैं। लगभग 1.25 करोड़ रुपए का डेली जो खर्चा इस स्कीम के तहत हो रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी टेस्टिमनी है कि इतने सारे लोग इस स्कीम का बेनिफिट ले पा रहे हैं। दूसरा, मैं आपको ये बताता चलूंगा कि हमारे जहां जिस एक तरफ अगर हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स इसमें एम्पैनल्ड हैं इलाज देने के लिए, साथ ही साथ लगभग 90 के करीब हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हमारी स्कीम के साथ जुड़े हुए हैं जे&के में ही सिर्फ। और उसके अलावा अगर आप कंट्री में अगर आप देखें, लगभग 25,000 के करीब हॉस्पिटल्स हैं जो इस स्कीम के तहत इलाज दे रहे हैं। जैसा मैंने आपको कहा पहले भी कि इसमें नंबर ऑफ पैकेजेस फिक्स्ड हैं, लगभग 1200 के करीब ट्रीटमेंट पैकेजेस हैं जो इसमें जिनमें ट्रीटमेंट मिल रही है। कहीं कहीं अगर शिकायत आती है तो वी आर ओपन टू इट, और उसको हम इंप्रूव करने की लगातार कोशिश करते रहेंगे। एंड आई एम श्योर कि बहुत सारी चीजें हैं जो हम पब्लिक की फीडबैक से सीखते हैं, और इनफैक्ट हमारी लगातार कोशिश रहती है कि हम हर जो इलाज इस स्कीम के तहत हो रहा है, मैं आपको ये वाजे करना चाहूंगा कि वी आर ट्राइंग टू रीच आउट टू एवरी पर्सन हु रिसीव्स ट्रीटमेंट अंडर आयुष्मान भारत स्कीम, और उनसे फीडबैक हम लेते हैं कि क्या आपको अस्पताल से कोई खर्चा तो नहीं हुआ। ये हमारा एक सवाल उनको रहता है। तो हमारे ये बहुत सारे, और हर केस को हम स्क्रूटनी भी करते हैं अपने लेवल पे कि कहीं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर के इंस्टांसेस तो नहीं आ रहे हैं, और ये हमारी प्रैक्टिस लगातार है। इनफैक्ट 2 महीने पहले ही हमने ये स्टार्ट किया था कि हर केस में हम उनको रीच आउट करेंगे और उनका फीडबैक लेंगे कि कहीं पे उनको अपनी जेब से पैसा तो नहीं देना पड़ा है। तो जहां जहां पे वैसे इंस्टांसेस आते हैं उसमें कार्रवाई भी हम करते हैं। सर, मैं फीडबैक दूंगा आपको। कल आपने एक बडगाम से लेके जो बाकी कल जो डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रैक्टिस को बैन करने का जो आपने फैसला लिया है, उस पर फीडबैक हमने दिन को लिया। लोग कह रहे थे, जिनसे भी हमने बात की, कहते थे ये कोई पनिशमेंट नहीं है, ऐसे लोगों के खिलाफ ज़्यादा होना चाहिए। एक वो, और दूसरा प्राइवेट प्रैक्टिस में डॉक्टर्स जो है अपनी मर्जी से जो है फीस बढ़ाते रखी हुई है। कोई फीस कमेटी नहीं है डिपार्टमेंट की जो इस पर चेक करे कि कौन डॉक्टर किस डिग्री वाला डॉक्टर कितनी फीस रख सकता है। यहाँ पर मैं आई एम टॉकिंग अबाउट कश्मीर, नॉट इन जम्मू कश्मीर में आपने जो कल फैसला लिया जो डॉक्टर्स को किया, उसके बाद फीस की बात करेंगे आप प्लीज। देखिए, प्राइवेट प्रैक्टिस ऐसा कुछ ही पोजीशंस हैं जिनके लिए बैंड है, और उन पोजीशंस पे जो लोग तैनात हैं उनको नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मिलता है।
तो ऐसा हम कहेंगे कि ब्लैंकेट बैन J&K में वो आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। दूसरा है कि जो कल केसेस में जिनमें हमने कार्रवाई की तो उसमें इंक्वायरी हमने इंस्टीट्यूट करी है, क्योंकि कुछ हमारे पास प्रिलिमिनरी कुछ चीजें भर कर आई थी और हमने पाया था कि उसमें कहीं वायलेशन हुई है ट्रीटमेंट गाइडलाइंस की, तो इसीलिए हमने इंक्वायरी के होते हुए उन लोगों को बार किया है। बाकी आपका जो सुझाव इसमें आया है कि कोई रेगुलेशन का मैकेनिज्म इसमें होना चाहिए कि किस तरीके से हम प्राइवेट की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं या प्राइवेट में जो रेट्स लोग दे रहे हैं वो उसमें एक चेक होना चाहिए। बट मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि आयुष्मान भारत स्कीम ने बहुत सारी चीजों को इक्वलाइज किया है। आज बहुत कम ऐसे हॉस्पिटल्स या बड़े हॉस्पिटल्स की हम बात करेंगे जो बचे हैं जो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं J&K में, तो वो जो खर्चा लोगों का प्राइवेट में ट्रीटमेंट के लिए होता था वो मुझे लगता है कि आयुष्मान भारत हैज ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ इट। उसके अलावा भी कहीं अगर इंस्टांसेस आते हैं ये वायलेशन का या ट्रीटमेंट की गाइडलाइन में कहीं पे कहीं वायलेशन हुई है तो उसमें हम कॉन्स्टेंटली एक विजिल बनाए हुए हैं, हम केसेस को स्क्रूटनी कर रहे हैं और उसमें भी जहां जहां पे अगर कोई वायलेशन आएगी विल टेक एक्शन एज इट्स नेसेसरी। सर मैं लास्ट पे एक सवाल जो है, मेरा वक्त तो हो चुका है प्रोग्राम का, लेकिन लास्ट में ज़रूरी सवाल है। एक ये है कि अक्सर जगहों पे आपने एडमिनिस्ट्रेटर्स जो बाकी अस्पतालों की जो एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में है उसमें कंसल्टेंट्स रखे हुए हैं और जिसकी वजह से दो जो पोस्ट हैं, जिनको ट्रीटमेंट करना चाहिए था वो एडमिनिस्ट्रेशन में है, जिनको एडमिनिस्ट्रेशन में करना चाहिए था उनको वो, एक वो सवाल है। और दूसरा मेरा ये सवाल रहेगा कि आपके डॉक्टर्स जो हैं, आपका पैरामेडिक्स है, वो पेशेंट डॉक्टर रेशो जो होना चाहिए था, जो गाइडलाइंस हैं वो शायद कहीं अक्सर जगहों पे बड़े अस्पतालों में ख़ास तौर पे, चाहे वो GMC जम्मू हो, श्रीनगर हो, पेशेंट फ्लो होता है और वो डॉक्टर्स उस पेशेंट फ्लो के साथ खुद ओवरबर्डन हो जाते हैं तो सही तौर पे डिलीवर नहीं कर पाते हैं। ये पेशेंट डॉक्टर रेशो जो है इस पर कोई नज़र है आपकी और आपके डिपार्टमेंट की? पहले अगर मैं इसी सवाल को पहले आपको जवाब देता हूं कि पेशेंट रेशो क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो इसमें मैं आपको ये वाजे करना चाहूंगा कि हमारे जो पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स हैं उसमें नॉर्म्स हैं इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, इन टर्म्स ऑफ रेंज ऑफ सर्विसेज, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड एन एक्सरसाइज टू सी कि हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो नॉर्म्स के हिसाब से अगर कहीं पे गैप है, अगर गैप है तो उसको हम फिल करने की कोशिश करें। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दिस एक्सरसाइज कि हम गैप्स को आइडेंटिफाई करें जो हमारे हॉस्पिटल्स में एग्जिस्ट करते हैं। और मैं इसमें आपको जरूर ये कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि हमारी फैसिलिटीज में वो गैप रहे हों, यदि पॉपुलेशन के हिसाब से वो फैसिलिटी और फैसिलिटी में वो सर्विसेज और वो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो हमारी इसमें एक्सरसाइज ऑलरेडी ऑन गोइंग है और हमारा अगले साल का जो प्लान रहेगा, हमारी कोशिश यही रहेगी कि उस गैप को हम फिल करें। सेकेंडली, आपने जो सवाल करा वो ये है कि हमारे कुछ लोग हैं जो कंसल्टेंट्स हैं और उनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पे लगा रखा है, जिसके कारण वो कंसल्टेंट की सर्विस नहीं देकर एडमिनिस्ट्रेटर की सर्विस दे रहा है। तो हमारे इसमें जो रूल्स कह रहे हैं हम उसी को स्टिक करेंगे। तो हमारे यहाँ पे किसी भी नए, आपको कहूं, मैं बताना चाहूंगा आपके जरिए कि किसी भी कंसल्टेंट को एडमिनिस्ट्रेटर पोस्ट पे हम नहीं डालेंगे। वी विल ओनली पोस्ट पीपल टू एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस हु आर एलिजिबल अंडर रूल्स। उसके अलावा उन लोगों को नहीं लगाया जाएगा। एक सेकंड और लूंगा। जम्मू और कश्मीर, दो जो प्रोविजन हैं कश्मीर का और जम्मू डिवीजन का और कश्मीर डिवीजन, कश्मीर में लोग काफ़ी सेटिस्फाइड दिखाई देते हैं एज कम्पेयर टू जम्मू। रीज़न कुछ, क्या जम्मू के लिए कश्मीर के लिए ज़्यादा फंड्स आते हैं या जम्मू के लिए कम फंड्स, या जम्मू में काम कम होता है या श्रीनगर में ज़्यादा होता है? ये रीज़न हम कश्मीर में, आई एम टॉकिंग नॉट श्रीनगर, आई एम टॉकिंग जम्मू एंड कश्मीर। कश्मीर में लोगों में हमने बात की तो थोड़ा सेटिस्फाई है, जम्मू से हमें जो रेटिंग है वो कम आ रही है, जबकि जम्मू के दो बड़े कॉलेजेस को आपने परसों टॉपिंग पे रखा है। देखिए, मैं कंपेयर नहीं करना चाहूंगा दो जगहों को, लेकिन एक हमें देखना पड़ेगा कि कश्मीर में जो रोड कनेक्टिविटी है वो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि वो प्लेन है लगभग एरिया सारा। कंपेयर अगर करेंगे जम्मू के, तो जम्मू के हमारे जो पहाड़ी एरिया हैं उनमें डिस्टेंसेस काफी ज्यादा हैं। अगर आप एक कंपैरिजन, तो उसके कारण वो एक एक्सेस जो रहता है उसमें थोड़ी सी परेशानी आ जाती है। लेकिन आप देखेंगे उस एक्सेस को
इम्प्रूव करने के लिए जम्मू में कठुआ में एक मेडिकल कॉलेज बना, राजौरी में मेडिकल कॉलेज बना, उसके बाद डोडा में मेडिकल कॉलेज बना। तो उसके कारण आपको मैं ये वाजे करना चाहूंगा कि बहुत सारी जो हेल्थ केयर की रिक्वायरमेंट थी, जो जिसको हम जम्मू में पहले मीट आउट करते थे, वो अब उन्हीं एरियाज में मीट आउट हो रही है। और हर वो कोशिश की जा रही है कि वो गैप्स को फिल करके इन एरियाज को भी स्ट्रेंथन हम करें। दूसरी जो रैंकिंग की आपने बात करी है, ये एक प्रक्रिया हमने शुरू करी है। इसका पर्पस यही है कि हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में एक हेल्दी कंपटीशन हो, और इसमें कभी एक इंस्टीट्यूशन इंप्रूव कर जाता है, कभी दूसरा इंस्टीट्यूशन कर जाता है। तो मुझे लगता है कि इस रैंकिंग से हॉस्पिटल्स को एक कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा और वो अपने गैप्स को फिल करने की कोशिश करेंगे। इसका पर्पस यही है, और वी वुड लाइक टू सी कि आने वाले समय में हर हॉस्पिटल और वो एक कोशिश में रहे कि हम अव्वल आए और हमारी काम को सराहा जाए। इसका पर्पस वही है। भूपेंद्र जी, आप हमारे प्रोग्राम में आए और हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इसलिए कहेंगे, और ख़ास तौर पे हम जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, आपका डिपार्टमेंट काम कर रहा है, वो काबिल तारीफ़ है। उसके लिए हम यही कहेंगे कि हैट्स ऑफ टू यू एंड योर डिपार्टमेंट। लेकिन कुछ परेशानियां जो हैं जनता में, उनको आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन अक्सर लोगों की शिकायत है, और हमें भी शिकायत रहती है कि कोई ऐसा डायरेक्ट नोडल अफसर नहीं रहता है कि जहाँ शिकायत हो और उससे डायरेक्टली की जा सके। गाँव देहात का रहने वाला आदमी जो है, जिसके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है लेकिन वो जानता नहीं है, तो कैसे वो मेल करेगा, कैसे वो बाकी चीज़ें करेगा। तो एक फ़ोन कॉल पे एक आपका कोई ऐसा अफसर रहे, नोडल अफसर वगैरह रहे, ताकि लोगों की ग्रीवियंसेस एड्रेस हों। मीडिया को कहीं ज़रूरत पड़े साउंड बाइट की, कहीं पे आपको वो चीज़ वहाँ पे अभी लैक हो रही है। वी होप और आई होप कि ये सारी चीज़ें रिड्रेस हो जाएंगी। और उस बैक टू विलेज प्रोग्राम के दौरान आपके जरिए एक मैसेज देना चाहूंगा पब्लिक को कि हमारे यहाँ पे 108 नंबर है जो 24 घंटे चलता है फॉर एनी मेडिकल इमरजेंसी। इट्स अ टोल फ्री नंबर। तो आपको कभी भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है, 108 नंबर पे कॉल करिए। साथ ही साथ हमारा एक 104 नंबर भी है जो हमारा कॉल सेंटर है, जिसमें हमारे बैकएंड पे डॉक्टर्स भी रहते हैं, हमारे काउंसलर्स भी हैं, हमारे लोग हैं जो आपके ग्रीवांस को नोट करेंगे। तो मैं आपके जरिए लोगों से यही अपील करूंगा कि अगर आपकी कोई ग्रीवांसेस हैं, कोई इश्यूज हैं आपके, प्लीज अपने ग्रीवांस को 104 कॉल नंबर पे कॉल करके उसको रजिस्टर कराइए, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके उन ग्रीवांसेस को हम एड्रेस करें। और अगर हमें कभी जरूरत पड़े, हर वक्त आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर सकते ना, कोई ऐसा हो जो हमें भी बताए कि क्या यहाँ पे पब्लिक ये कहती है, उसका रेक्ट कौन कर सकता है। हमारे लिए भी कोई गाइडलाइन तो रखिए, कोई नंबर रखिए। जरूर जरूर, उसमें भी विल सेपरेटली आपको बता देंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर हमारे साथ इस वक्त भूपेंद्र कुमार जी थे, सेक्रेटरी एजुकेशन, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन। और जिस तरह से इस वक्त जम्मू कश्मीर में जो हम कह सकते हैं हेल्थ सेक्टर जो कभी गिरा पड़ा था, अब वापस पटरी पे आ रहा है, उसके लिए कुछ कोशिश सरकार की भी हैं, कुछ लोगों ने भी काम किया है। और जिस तरह से मैंने पहले बताया, कोविड के दौरान जिस तरह लोगों ने, डॉक्टरों ने, पैरामेडिक्स ने काम किया, वो भी काबिल तारीफ था। उसके लिए उससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता जो हमारे डॉक्टर्स ने किया। और फिर यात्रा के दौरान भी हमारे जम्मू कश्मीर के डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, मेडिकल सेक्शन, मेडिकल डिपार्टमेंट ने साबित करके दिया कि हम किसी से कम नहीं, क्या बात, हम उससे आगे भी हैं। तो फिलहाल आज बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।